हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय हिंदी के खंड काव्य जय सुभाष के बारे में, जिसके लेखक हैं विनोद चंद्र पांडे उर्फ विनोद जी। तो चलिए हम चलते हैं अपने खंड काव्य की ओर। तो प्रश्न 1 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। अथवा करके बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम उत्तर की तरफ देखते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और आदर्श गुणों का परिचय प्रदान करने वाली एक सुंदर रचना है। इस रचना का संपूर्ण कथानक 7 सर्गों में विभक्त है। इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय ऑटन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने उनके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने बीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त ICS के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। द्वितीय खंड काव्य के सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष को नियुक्त कर दिया। सुभाष के छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयं सेवकों की एक सेना तैयार की। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश कराया। इन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ है। खंड काव्य के तीसरे सर्ग की कथा सन 1928 से आरंभ होती है। सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। इन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिया, जिनको सुनकर इन्हें सिवनी, भुआली, अलीपुर और मांडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई, जिससे इनका सेहत बिगड़ गई। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। इन्होंने वहां द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। चतुर्थ सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। ताप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इससे आजादी का आंदोलन और अधिक तीव्र हो उठा। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में 2 नेताओं में मतभेद हो गया। उस समय कांग्रेस का विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक अप्रगामी दल की स्थापना की। अब सुभाष सबकी श्रद्धा और आस्था के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेताजी बन गए थे। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहन करते रहे। पंचम सर्ग में सुभाष ने
छद्मवेश में घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है। सुभाष चंद्र घर में नजरबंद थे, तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के बेस में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए और फ्रंटियर मेले में पेशावर पहुंचे और वहां पर से वो बर्लिन चले गए। बर्लिन में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे। जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। सहगल, शाहनवाज, ढिल्लन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इन्हें सेना का नेतृत्व दिया। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गूंजित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने के लिए उत्सुक था। षष्ठ सर्ग में आज़ाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण तथा प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों का आह्वान किया। आज़ाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उनके शिविरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चों पर उन्हें अविस्मरणीय करारी हार दी। सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आज़ाद हिंद फौज की भी ये जय के बाद पराजय होने लगी। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में समर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइहोक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी नहीं बचे। जब तक सूरज, चांद और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन यानी कि विद्यार्थी जीवन व बाल जीवन पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनकी माता जी अत्यंत विद्वान धार्मिक महिला थी। इन्होंने बचपन में ही अपने माताजी से रामकृष्ण, अर्जुन, बुद्ध, महावीर, शिवाजी, प्रताप आदि की कहानियां सुनी हुई थी। बालक सुभाष पर उन्हीं के शील और शौर्य का प्रभाव पड़ा। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अनेक परिश्रम एवं लगन से शैक्षणिक परीक्षाओं को उत्तम अंक से प्राप्त किया। विद्यालय में अपने गुरु बेनी माधव जी के प्रभाव से इनमें दीनहीनों और दुखी दरिद्रों के प्रति प्रेम, करुणा एवं सेवा भाव जागृत हुआ। इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही जाजपुर ग्राम में भयंकर बीमारी फैलने पर रोगियों की सेवा शुश्रूषा की। प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश लिया तथा सुरेश चंद्र बनर्जी से आजीवन अविवाहित रहने की प्रेरणा प्राप्त की। कलकत्ता में महर्षि विवेकानंद का ओजस्वी भाषण सुनकर सत्य की खोज में मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, काशी आदि तीर्थों एवं हिमालय की कंदराओं में भ्रमण किया, परंतु कहीं भी इन्हें शांति न मिली। इन्होंने पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ऑटन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर देशापमान को सहन न कर सके, जिसके कारण उनके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। इस अपमान के लिए इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अन्य कॉलेजों में प्रवेश पाकर इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उत्तीर्ण करने के बाद ये विदेश जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वदेश लौटने पर इन्होंने देश की दयनीय दशा देखी। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त ICS के उच्च
पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है जय सुभाष के द्वितीय सर्ग का सारांश कथानक कथा वस्तु कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। खंड काव्य के इस सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। भारतवर्ष में अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय को देखकर भारत माता को प्रसन्नता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सुभाष ने अपने जीवन को देश में अर्पित कर लिया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। छात्रों ने विद्यालयों का एवं वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार करके आंदोलन को तीव्र बनाया। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयं सेवकों की एक नई सेना तैयार की। इस सेना ने बंगाल के घर घर में स्वतंत्रता का संदेश गूंजा दिया। इस सेना के भय से अंग्रेजी सत्ता डोल उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने देशबंधु और सुभाष को जेल में बंद कर दिया। जेल में जाकर उनका साहस व शक्ति और बढ़ गई। जब ये जेल से मुक्त हुए तब बंगाल भीषण बाढ़ से ग्रस्त था। सुभाष ने तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल प्रवेश कराया। कलकत्ता महापालिका के चुनाव में सुभाष बहुमत से जीते। सुभाष को अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया। इन्होंने 13,000 निर्धारित वेतन के बजाय केवल आधा वेतन लेकर महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिढ़कर इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। वहां से ब्रह्मपुर और मांडले जेल में भेजकर इन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई। इस कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। दृढ़ स्वर से जनता की मांग करने पर ये जेल से छोड़ दिए गए। कारागार से छूटते ही इन्होंने पुनः संघर्ष आरंभ कर दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्न 4 देख लेते हैं, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। उनके सम्मान में 48 घोड़ों के रथ में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वयंसेवकों के दल का नेतृत्व स्वयं सुभाष कर रहे थे। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इनके उत्साह, कार्यकुशलता, देश प्रेम और कर्मठता की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। इनके कार्यकाल में स्वतंत्रता सेनानियों का एक जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व स्वयं सुभाष कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके सुभाष को लाठियों से बहुत पीटा। 9 माह के लिए इन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद इन्होंने पूरा सभाओं में ओजस्वी भाषण दिया, जिनको सुनकर देशभक्त युवाओं का खून खौल उठा। तब इन्हें सिवनी जेल में डाल दिया गया। वहां से भुवाली, अलीपुर और मांडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई, जिससे कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। वहां जाकर इन्होंने यूरोप के वैभव को देखा और भारत की तुलना की। इन्होंने अपने देश की दशा और जनता के आंदोलन को यथार्थ चित्र पश्चिमी देशों के सम्मुख रखा। वहां से पिता की बीमारी को समाचार सुनते ही भारत आए, परंतु पिता के अंतिम दर्शन ना पा सके। महान शोक के कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए पुनः यूरोप जाना पड़ा। इन्होंने वहां द इंडियन स्ट्रगल नामक देशभक्त पुस्तक लिखी और भावना और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सजीव वर्णन किया। ये विदेशों में रहकर स्वदेश का सम्मान बढ़ाते रहे। सन 1936 ईस्वी में स्वदेश वापस आने पर इन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। जेल में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बार फिर से यूरोप भेजा गया। कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सभी नेता और जनता के सुभाष के त्याग और बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भारत लौटने के अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस को अध्यक्ष बना दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रश्न 5 देखते हैं, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर इनके चतुर्थ सर्ग का सारांश कथानक कथा वस्तु लिखिए। और उत्तर इस प्रकार है।
इस सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। ताप्ती नदी के तट पर विट्ठलनगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। 51 पताकाओं से सुसज्जित 51 द्वारों से 51 बैलों के रथ में बैठाकर सुभाष का भव्य स्वागत किया गया एवं इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष पद से इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर नवयुवकों में देश प्रेम, एकता और बलिदान की भावना जाग उठी। इससे आजादी का आंदोलन और तीव्र हो गया। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस के 2 नेताओं पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष में चुनाव में हुआ, जिसमें सुभाष विजयी हुए। गांधी जी क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार समझा। उस समय कांग्रेस का विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस को त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की एवं सारे देश में घूम घूम कर स्वतंत्रता की ज्योति जगाई। अब सुभाष की सबकी श्रद्धा आशा के केंद्र बन गए थे और नेताजी के नाम से जाने जाने लगे थे। कलकत्ता में ब्लैक हॉल स्मारक, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ अनेक अंग्रेजों का सन 1857 ईस्वी में भारतीयों द्वारा जला दिया गया था, को हटाने के लिए आंदोलन करते समय सरकार ने इन्हें फिर जेल में डाल दिया। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की। सरकार को इनके जेल में रहते ही स्मारक हटाना पड़ा। जनता के प्रबल आग्रह करने पर जेल से छोड़कर घर में नजरबंद कर दिया गया। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इन्होंने अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहन करते रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस किन परिस्थितियों को में वेश छोड़कर विदेश भाग गए थे। वहां जाकर उनके द्वारा भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए किन तरह के प्रयत्नों को किया गया था, वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर इस प्रकार है। इस सर्ग में सुभाष के छद्मवेश में घर से भागकर जाने की कथा का वर्णन है। सुभाष जब घर में नजरबंद थे तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ था। गुप्तचरों की कड़ी नजर और पुलिस को पहरा पर सुभाष 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए और फरियंटर मेले में पेशावर पहुंचे। वहां से उत्तम चंद नाम के व्यक्ति के प्रयास से बर्लिन पहुंच गए। पेशावर से काबुल तक की इनकी यात्रा अति भयानक थी। इन्हें अनेक कष्ट सहते हुए, अनेक छद्मवेश धारण करते हुए बर्लिन में इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे। जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। वहां से रास बिहारी के साथ से ये सिंगापुर आए। इनकी सेना विदेश में रहने वाले अनेक भारतीयों भी सम्मिलित हो गए। इन्होंने तन मन धन से पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण सहयोग दिया। इन्होंने गांधी जी, नेहरू, आजाद और बोस के नाम से 4 ब्रिगेड तैयार किए, जिनमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी सम्मिलित थी। सहगल, शहनवाज, ढिल्लन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इस सेना का नेतृत्व किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मावलंबी एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए तत्पर हो गए। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया। आजाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 7, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर षष्ठ सर्ग का सारांश लिखिए। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। षष्ठ सर्ग में आजाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण तथा प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवाओं को आह्वान किया। इस प्रकार इन्होंने अपनी सेना के वीरों में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान की भावना प्रबल कर दी। सेना के वीर इनके ओजपूर्ण भाषणों को सुनकर शत्रु की विशाल सैन्य शक्ति की परवाह न करके विजय प्राप्त करते हुए 18 मार्च 1944 को कोहिमा तक जा पहुंचे। भयंकर गोलाबारी करके इन्होंने इम्फाल नगर को घेर कर शत्रु को पीछे भगा दिया। आराकान पर्वत शिखर पर भी भारतीय तिरंगा लहराने लगा। आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने शिविरों पर चढ़ाई की, कई मोर्चे किए और अविस्मरणीय करारी हार दी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के सप्तम सर्ग यानी अंतिम सर्ग का कथानक लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है। सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेजों का पलड़ धीरे धीरे भारी होने लगा। आजाद हिंद फौज की भी जय के बाद पराजय होने लगी। अंग्रेजों ने बर्मा, अब म्यांमार के नाम से जो जाना जाता है, में आकर अपना सत्व स्थापित कर लिया। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिराकर सर्वनाश कर दिया गया। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष ने स्थिति अनुकूल न जानकर आजाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। उन्होंने सेना के कई वीरों को बधाई देते हुए पुनः आकर उचित समय पर स्वतंत्रता का वीणा उठाने का आश्वासन दिया। वे विमान द्वारा टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री हिरोहितो से मिलने जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइहोग में विमान में आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी नहीं बच सके। इस दुखद समाचार को सुनकर हर मनुष्य रो पड़ा। भारत में बहुतों के मन में अब तक यही धारणा है कि सुभाष आज भी जीवित है। जब तक सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे, घर में सुभाष अपने यश के लिए अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। तो चलिए प्रश्न 9 को देखते हैं, जो कि है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा करके बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद उर्फ रचित जय सुभाष नामक खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति एवं बलिदान पूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत काव्य का उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व एवं गुणों को उजागर करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही प्रस्तुत खंड काव्य के नायक है। इनके चारित्रिक गुणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं प्रथम स्थान से प्राप्त की। विदेश जाकर इन्होंने ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उस समय किसी भारतीय के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अत्यंत गौरव की बात थी। आगे चलकर कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रबंध कुशलता, आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कड़ी निगरानी से भाग निकलना इनकी विलक्षण प्रतिभा को सूचित करते हैं। दूसरा है समाज सेवी, अनुभवी, त्यागी एवं कष्टे सहिष्णु। सुभाष मानव मात्र के सेवक थे। इन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की अपूर्व सहायता की। जाजपुर में महामारी फैलने पर इन्होंने रोगियों की सेवा की। देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान होने पर इन्होंने ICS जैसे उच्च पद को छोड़कर महान त्याग का परिचय दिया। इन्होंने देश की स्वतंत्रता कराने के लिए जैसे कठोर यातनाएं सही और जो कि अवर्णनीय है। इनकी मानव सेवा की भावना के विषय में पांडे जी ने लिखा है कि दुखी जनों का कष्ट कभी वह नहीं देख सकते थे, दोस्तों की सेवा करने में वह कभी नहीं थकते थे। तीसरा है स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं कर सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर ऑटन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने ऑटन को तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। इन्होंने ICS का गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया और इसे त्याग भी दिया। अंग्रेजों की नौकरी करना इनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था। चौथा है महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। सुभाष देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। इन्होंने गांधी जी और देशबंधु चित्तरंजन दास के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी युवावस्था अर्पित कर दी। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। उनके हृदय में आजादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी इन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला, शोषण अंग्रेजों से युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। इन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों और कार्यकलापों से समस्त देशवासियों के हृदय
में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित कर दी। पांचवा है उत्साह की प्रतिमूर्ति। वीरता, उत्साह और साहस सुभाष के चरित्र के मुख्य गुण थे। उनके इस गुणों को देखकर जहां सामान्य जन प्रायः चकित रह जाते थे, वहीं अंग्रेज प्रायः भयभीत हो जाते थे। अंग्रेजी शासन उन्हें प्रायः कैद कर देती थी, लेकिन ये इससे हतोत्साहित नहीं होते थे। एक बार अंग्रेजों द्वारा घर में नजरबंद कर दिए जाने पर भी ये अपनी बुद्धि, चतुरता और योजनाबद्धता के द्वारा अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग निकले। वेश बदलकर काबुल, जर्मनी और जापान तक जा पहुंचे। विदेश में रहकर इन्होंने भारतीय युवकों को उत्साहित किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके भीषण उत्साह से प्रपूरित होकर इनके उत्साह का ही प्रतिफल है कि आजाद हिंद फौज को अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध में अनेक स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। छठवां है जनता के प्रिय नेता। सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। उन्होंने अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। वह थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न, अलौकिक, जन जन के प्रिय नेता। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि इन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में पराजित कर दिया, जिससे मनोयोग और निष्ठा में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया। उससे ये जनता के प्रिय नेता बन गए थे। वह हो गए समस्त देश की श्रद्धा के अधिकारी, लेने लगे प्रेरणा उनके बाल वृद्ध नर नारी। सातवां है ओजस्वी वक्ता। सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजस्वपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फेंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की पुकार पर सहस्रों देशभक्त उनकी सेवा में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। उनकी ओजस्वी वाणी सुनकर वीर पुरुष प्राण हथेली पर रखकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरण वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उनको सारे प्राणी। उन्होंने अनेक सभाओं में एवं आजाद हिंद फौज के सम्मुख जो भाषण दिए वे अत्यंत ओजस्वी और प्रेरणादायक थे। आठवां है महान सेनानी एवं योद्धा। सुभाष चंद्र बोस महान सेनानी और अद्भुत योद्धा थे। आजाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने की अपनी क्षमता का सिद्ध किया था। अंग्रेजों की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्होंने अपने अदम्य साहस व बुद्धिमत्ता द्वारा उन्हें कई स्थानों पर पराजित किया तथा अनेक स्थानों पर भारतीय तिरंगा लहराकर अपने को विजेता सिद्ध भी किया। सेनानी सुभाष ने भीषण रण दुदुम्बी बजाई, पाने हेतु स्वराज्य उन्होंने छेड़ी विकट लड़ाई। नौवां है युवा आंदोलन के प्रवर्तक। सुभाष युवा आंदोलन के प्रवर्तक तथा नव युवकों के प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने पूरे देश की युवक संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोकर संगठित युवा आंदोलन के सूत्रपात को प्रशंसनीय कार्य किया था। इन्हीं के प्रयत्नों से परिणाम स्वरूप भारत में नौजवान सभा की स्थापना हो सकी थी। नौ युवा के थे प्रायण की आई है सुबह बेला, हो सकती है नहीं कभी भी तरुणों की अवहेला। 10वां था महान साहित्य सेवी। श्री सुभाष ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी, अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। इनके भाषण तथा साहित्य का अमूल्य निधि है। लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्याति उन्होंने पाई, प्रकट किए इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणादायी। 11वां है स्वतंत्रता के जन्मदाता। भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस का स्तुत्य योगदान है और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़कर इन्होंने उन्हें भयाक्रांत कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए विवश हो गए थे। मुक्त हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता दिन 15 अगस्त का जब भी उनकी याद दिलाता है। इनके अतिरिक्त नेताजी में अन्य अनेक आदर्श गुण थे, जिनसे आधार पर उनके महान व्यक्तित्व और महान चरित्र का परिचय मिलता है। इन्होंने जो उच्च आदर्श उपस्थित किया है वह युग युग तक संसार के अनेक व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करता रहता है। इनके जीवन से मनुष्य कष्ट सहने की शक्ति,
त्याग भावना एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनके आदर्श जीवन से भारत के नवयुवकों को स्वतंत्रता, प्रेम और त्याग की प्रेरणा मिलती रहेगी। वीर सुभाष अनंत काल तक शुभ आदर्श रहेंगे। युग युग तक भारतवासी के उनकी कथा कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।